तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जेनेरिक इलेक्टिव हिस्ट्री द वर्ल्ड आफ्टर 1945 के चैप्टर 5 पर्यावरणीय आपदा और संघर्ष की बात करने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिकली आपदाओं के बारे में समझेंगे और उसके खिलाफ किस प्रकार से संघर्ष हुआ ये भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे एक कमेंट तो ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं उस घटना की जो कि दुनिया के सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना का प्रमाण देती है। तो बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति का दौर चल रहा था। भारत में फर्टिलाइज़र वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड थी ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ताकि खेतों में होने वाले अनाजों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो इस डिमांड से आकर्षित होकर अमेरिका की एक कंपनी ने भारत में एक कंपनी खोली। तो 1969 में अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी ने भोपाल में अपना रासायनिक कारखाना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम से स्थापित किया। तो अमेरिका की इस कंपनी ने यूसीसी ने एक केमिकल फैक्ट्री लगाई भारत के भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इस कंपनी का क्या नाम था भारत में? वो था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में रासायनिक कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, यानी कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्पादन होता था। फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी उस समय हुई जब 2 दिसंबर 1984 की मिडनाइट को, मध्य रात्रि को, मिथाइल आइसोसाइनेट फैक्ट्री में लीक होने लगी। मिथाइल आइसोसाइनेट एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि हायर क्वालिटी का पॉइजन होता है, और जब ये हवा में मिल जाता है तो पूरी हवा को जहरीला बना देता है। और हवा में मिलने के बाद ये लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अतिरिक्त लोगों की आंखों में जलन होना, आंखें चली जाना, कुछ दिखाई ना देना कुछ भी। इसके अतिरिक्त स्किन जलने लगती है, बहुत ही कुछ होने लगता है, जिस कारण से लोगों की दर्दनाक मौत होती है। तो भोपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब 2 दिसंबर की मिडनाइट को 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट फैक्ट्री में लीक होने शुरू हुई। पहले तो इसने फैक्ट्री के कर्मचारियों को प्रभावित किया, जिससे उनकी जान चली गई। इसके बाद ये पूरे इलाके में फैल गई, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए और भविष्य की पीढ़ी पर इसका काफ़ी असर देखा गया। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जब डॉक्टरों के पास इन लोगों को पहुंचाया गया जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आ चुके थे, तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे शुरुआत में कि आखिर इनको कौन सी बीमारी है। और कई हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और एक बड़े पैमाने पर कई लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। और जो लोग इससे प्रभावित थे परंतु बच गए थे, उनके डीएनए में इसने बहुत ज़्यादा प्रभाव फैलाया। इससे हुआ ये कि जब उनके बच्चे हुए जो जिनके डीएनए में मिथाइल आइसोसाइनेट संपर्क कर चुकी थी, तो उनके बच्चे अपंग पैदा हुए। उन बच्चों में कई प्रकार की खामियां, फिजिकल डिसेबल थे वो बच्चे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्या ये दुर्घटना अचानक से हो गई? तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके कारणों की कि आखिर क्या कारण थे कि ये दुर्घटना हुई। फ्रेंड्स, इसके कई सारे कारण थे और उन कारणों को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये एक लापरवाही थी। तो इसका पहला कारण था कि विनिर्माण में कम लागत। अब कंपनी ने विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत ही कम लागत लगाई थी, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम की गई थी, जिसके कारण बेकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था। भाई, एक बड़ी रासायनिक कंपनी में अगर कम लागत लगेगी तो ऐसे नुकसान होंगे ही। इसके अतिरिक्त मजदूरों के बीच ऐसा विश्वास पैदा किया गया कि MIC मिथाइल आइसोसाइनेट मात्र आंसू गैस के समान है। मतलब भाई, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं कम से कम उनको तो बताओ कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो परंतु वहाँ पर मज़दूरों के बीच ऐसा ऐसा विश्वास पैदा किया गया कि मज़दूरों को लगे कि ये तो बस आंसू गैस के बराबर है, इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मज़दूरों को सावधान नहीं किया गया कभी। इसके साथ ही भारी लाभ कमाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट को सही ढंग से संग्रहित नहीं किया गया। अब जैसा कि हमने बात कर ली कि यहाँ पर बहुत ही कम लागत का प्रयोग किया गया था, इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। अगर आपको इतनी जहरीली गैस को संग्रहित करना है तो आपको एक पूरा सुरक्षा का इंतजाम करना होगा, उसके लिए पैसा लगेगा और आपने पैसा लगाया ही नहीं।
इसके साथ ही श्रमिक और यूसीसी के बीच विवाद चलता रहता था और यूसीसी जो कि एक कंपनी थी उसने कभी भी श्रमिकों की बात ही नहीं सुनी। श्रमिक समय समय पर कंपनी से बात करते थे, उनके अधिकारियों से बात करते थे, उन्हें अपनी समस्याएं बताते थे कि ये जो गैस है, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ही बेकार है, ये हमें बहुत प्रभावित कर रहा है। परंतु कंपनी के अधिकारी उनकी कभी सुनते ही नहीं थे। इसके अतिरिक्त इस दुर्घटना से पहले कई सारे ऐसे प्रमाण मिल चुके थे जो कि दर्शा रहे थे कि कंपनी में एक जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ख़राब था, सुरक्षा के इंतजाम थे ही नहीं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि 26 दिसंबर 1981 को रख रखाव करने वाले एक कर्मचारी जिनका नाम मोहम्मद अशरफ था, उनकी मृत्यु हो गई थी इस जहरीली गैस के संपर्क में आने से। जब बड़े अधिकारियों को ये सब बताया गया तो अधिकारियों ने कर्मचारी की ही गलती ठहरा दी। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण देखने को मिले। 1982 में 42 श्रमिक जो कि जहरीली गैस के संपर्क में आ गए थे, उनको इस कारण से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो ये भी एक सबूत था कि भाई मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है, आप इंतजाम कीजिए। परंतु कंपनी ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी में एक सायरन सिस्टम होता है। अगर कोई भी जहरीली गैस वगैरह लीक करती है या कोई भी दुर्घटना वगैरह होती है कंपनी फैक्ट्री में, तो एक सायरन सिस्टम होता है जो कि सायरन के माध्यम से सबको अलर्ट कर देता है। परंतु इस कंपनी में, यूसीसी की ये कंपनी स्थापित थी भोपाल में, इसका सायरन सिस्टम भी बहुत ही घटिया था, किसी प्रकार का कोई इंतजाम ही नहीं था। और जब ये कंपनी स्थापित हुई थी तो शुरू में ही जो यहाँ की स्थानीय नगर पालिका थी उसने वार्निंग दी थी और कहा था कि आप यहाँ कंपनी नहीं लगा सकते, क्योंकि पहली बात तो आप एक बड़ी रासायनिक कंपनी लगा रहे हैं और दूसरी बात आप एक ऐसे इलाके में कंपनी लगा रहे हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। परंतु भाई कंपनियां तो राजनेताओं के साथ मिली जुली रहती हैं और राजनेताओं का आशीर्वाद रहता है कंपनियों पर, तो इस कारण से नगर पालिका उस कंपनी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई और कंपनी चलती रही, जिस कारण से ये दुर्घटना हमारे सामने आई। तो फ्रेंड्स, ये दुर्घटना नहीं थी, इतना तो हमको पता ही चल गया। ये एक ऐसी लापरवाही थी जिसने हजारों मासूम लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को इसने प्रभावित किया और भविष्य में भी उनकी पीढ़ियां इसके दर्द को सह रही हैं। इसके विरोध में यहाँ के प्रभावित लोगों ने, मजदूर लोगों ने कंपेंसेशन यानी कि मुआवजे की मांग की। तो $3 मिलियन की मुआवजे की मांग की गई थी, परंतु बहुत ही विवाद के बाद कई सालों के बाद 470 मिलियन मुआवजा दिया गया, जो कि जान के मुकाबले कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चेरनोबिल आपदा की। तो भोपाल ट्रेजेडी देखने के 2 साल बाद ही चेरनोबिल में एक बहुत ही बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई, जिसे चेरनोबिल आपदा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेरनोबिल के बारे में जान लेते हैं। चेरनोबिल आज के टाइम पर यूक्रेन में स्थित है, परंतु जब यहाँ पर दुर्घटना हुई थी तब यूक्रेन यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था और उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था और यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे जा रही थी, डाउन हो रही थी, जिस कारण से यूएसएसआर ने यूक्रेन में एक शहर की स्थापना या शहर बसाने की सोची, जिसे पिपरियात कहा जाता है। तो यूक्रेन में एक शहर बसाया गया यूएसएसआर के द्वारा, पिपरियात शहर। उसके बगल में ही चेरनोबिल स्थित है। जो ये शहर बसाया गया था वो बहुत ही सुंदर शहर था, काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर थी और इसके बगल में चेरनोबिल स्थित है, जहाँ पर यूएसएसआर के द्वारा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया, मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया। कहाँ पर? चेरनोबिल में। यहाँ पर इसकी परमाणु ऊर्जा के लिए 4 यूनिट लगाई गई थी। तो फ्रेंड्स, जब न्यूक्लियर या परमाणु से ऊर्जा बनाने का काम होता है तो इसमें क्या होता है कि इन सभी केंद्रों में परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। इसके साथ ही वाटर वगैरह सप्लाई किया जाता है, जिससे भाप वगैरह बनती है और न्यूक्लियर टूटते हैं, यानी कि परमाणु के एटम्स टूटते हैं और एनर्जी पैदा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो पावर प्लांट्स थे उनके अधिकारियों ने ये सोचा कि क्या हमारे पावर प्लांट्स के जो ये यूनिट्स हैं, जब यहाँ पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होगी तब भी क्या ये पूरी तरह सही से काम करेंगे? तो इस पर एक टेस्ट किया गया।
क्या हुआ कि इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा की गई। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती थी उसको कम ज़्यादा किया गया और बिल्कुल बंद ही कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, जिससे कि परमाणु ऊर्जा बनती है। इसके साथ ही कई प्रकार के यहाँ पे वाटर सप्लाई वगैरह होती थी, उसको भी बिल्कुल बंद कर दिया गया, कभी कम किया गया कभी ज़्यादा किया गया। मतलब एक इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा की गई ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर पावर प्लांट सही से काम कर सकता है या नहीं। मतलब ये इमरजेंसी अपने आप पैदा नहीं हुई थी, पैदा की गई थी टेस्ट करने के लिए। और इस एकमात्र टेस्ट करने के कारण ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी परमाणु दुर्घटना पैदा हो गई। इस इमरजेंसी की सिचुएशन पर जहाँ जो यूनिट 4 में एक बहुत ही ज़्यादा भाप पैदा हुई, बहुत ही ज़्यादा स्टीम पैदा हुई, जिसके कारण पूरी छत में ब्लास्ट हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर हवा से रिएक्शन कर गया, जिसके बाद कई सारे ब्लास्ट हुए, जिसके कारण रेडिएशन दूर दूर तक फैल गया और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की डेथ हुई। इसके साथ ही जो यहाँ पर आग बुझाने आए थे, जो यहाँ जो फायर फाइटर्स थे, उनकी भी डेथ हो गई, क्योंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल चुका था जो कि उनकी स्किन को भी फाड़ दे रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो पिपरियास शहर में लोग रह रहे थे बगल में, उनको इस बात का कोई पता ही नहीं था कि वहाँ पर चेरनोबिल में ऐसी ऐसी घटना हो गई है। 36 घंटे बाद उन लोगों को इस बात का ज्ञान हुआ और इस 36 घंटे बाद लोगों को यहाँ से हटाया गया, क्योंकि सोवियत संघ इस बात को गुप्त ही रखना चाहता था। और आसपास यूक्रेन के आसपास के जो देश थे, जो यूरोपीय देश थे, वहाँ तक ये रेडिएशन पहुँचने लगा। स्वीडन में ये रेडिएशन पहुँचा और स्वीडन को ये पता चल गया, तब जाके इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ पर रेडिएशन फैला है, जिसके कारण ना सिर्फ कई बिलियंस का नुकसान हुआ बल्कि कई सारी जानें गई, कई सारे लोग इससे प्रभावित हुए। और आज ये शहर जो है, जो ये पिपरियास शहर है, आज ये वीरान शहर है, इसे घोस्ट शहर कहा जाता है। यहाँ पे आज भी लोग टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, परंतु पूरी सेफ्टी के साथ। आज भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन फैला है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह एक इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा की गई और मात्र एक टेस्ट करने के लिए इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया गया। तो भोपाल में जो ट्रेजेडी देखी गई वो एक लापरवाही थी, और यहाँ पर भी एक देखा जाए तो ये एक लापरवाही तो है। तो ऐसी ही लापरवाहियों के कारण कितने लोगों की जानें गई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपको वो पार्ट देखना है तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें।